हाँ भाई, इसमें करना कुछ नहीं था भाई। आपको क्या करना है, रियल पार्ट निकालना है तो सबसे पहले Z2 ले लो। तो Z2 का कॉन्जुगेट कितना हो जाएगा, 3 - 5i। तो आपको चाहिए 3 - 5i, उसमें मल्टीप्लाई करना है 1 + 2i से और डिवाइड किससे कर देना है, 3 3 + + 5i 5 से। सबसे पहले ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 + 10 + i टाइम्स ऑफ 6 - 5 और होल डिवाइडेड बाई 3 + 5i। देखो सही लिखा है, तो ये शायद 13 + i बन जाएगा। यस सर। और फिर ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो 3 - 5i से, तो डिनोमिनेटर बन जाएगा 9 + 25। सही लिख रहा हूँ। और ये आएगा 39 + 5 और प्लस i टाइम्स ऑफ -65 + 3। बोलो, अरे हाँ है ना। तो 44 और माइनस का 62i और होल डिवाइडेड बाई 34 आ रहा है क्या। यस यस सर। सर। तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z2 बार Z1 बाई Z2 कितना आ जाएगा, 22/17। 22/17। क्या ये आंसर नहीं दिया क्या, यही आंसर है सर। यही क्या थी गड़बड़ है भाई साहब, सही तो है। सर, -10 ले लिया था अरे पहले यार, चलो पहले 6 देख लेते हैं फिर बता देते हैं। देखो सबसे पहले क्या था इसमें, रियल और इमेजिनरी पार्ट पहले लिखते हैं आराम से। तो ये आ जाता x + x-2 × i अपॉन 3 + i। फिर यहाँ पर लिखते तो 2i अलग हो जाता और i के साथ आता 1 - 3y अपॉन 3 - i = i। अब पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे क्या करना था, इसमें मल्टीप्लाई। यहाँ पे आया था 9 + 1। अच्छा, यहाँ पर भी इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। पहले रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करोगे तभी तो कंपेयर कर पाओगे। बोलो भाई, ये आ जाएगा 9 + i = i, दिख रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब यहाँ पे शुरू करो तो ये आएगा 3x + x-2, देख लेना आराम से, और प्लस i टाइम्स ऑफ -x। हाँ बेटा, -x + 3x-2। क्या कह रहे हो, कहाँ पे क्या होगा। तो सेकंड स्टेप में आपने हाँ, जो डिनोमिनेटर लिखा है तो वो 9 + 1 होगा ना। अभी ठीक है देखो। हाँ अच्छा। अच्छा, यहाँ पर ये आएगा आपका 6y + 1 - 3y प्लस i टाइम्स ऑफ 2y + 3 टाइम्स ऑफ 1 - 3y। कैलकुलेशन चेक करते जाना, इज इक्वल टू i। आप पूरे से रियल पार्ट एक साथ लोगे तो आएगा 4x - 2 + 3y - 1 प्लस i टाइम्स ऑफ 2x - 6 एंड माइनस का 7y + 3 इज इक्वल टू 10i। आप कंपेयर कर दोगे तो 4x + 3y = 3, ये पहली इक्वेशन आएगी, और 2x - 7y = 13 शायद ये दूसरी इक्वेशन आएगी। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके x और y निकालना है। सर 6y + 3y - 1 होगा ना वहाँ पर ऊपर। क्या बेटा, सर जहाँ पर आपने सर दूसरा टर्म मल्टीप्लाई किया है सर, ऊपर 6y + 3y - 1 नहीं होगा। कहाँ पे, यहाँ पे। यस सर। अच्छा हाँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी ठीक है देखो, यस सर। यहाँ पर शायद गड़बड़ लिख दिया ना, 9y - 1 आएगा ऐसा। अभी ठीक है देखो बेटा, यस सर अब ठीक है। तो यहाँ पर शायद ये 9y आ जाएगा। अभी ठीक है देखो, यस सर। पहली इक्वेशन आ गई 4x + 9y = 3, दूसरी आ गई 4x - 14y = 26। देख लो और दोनों को माइनस कर दो। जैसे ही माइनस करोगे तो आएगा 23y = -23। तो y की वैल्यू आ गई -1। जैसे ही y की वैल्यू -1 रखोगे x की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये आंसर आ रहा है। कहाँ फंस गए भाई, इसमें इजी है यार एकदम से, टफ है ही नहीं बिल्कुल। क्या बोल, इक्वेशन तो सही आई थी, वो लास्ट स्टेप में जो माइनस किया ना उसमें साइन उल्टा कर ध्यान दिया देना तो। चाहिए ना, पहले क्या करो रियल, फिर कंजुगेट से मल्टीप्लाई, रियल और इमेजिनरी पार्ट, फिर दोनों को कंपेयर। बताओ, स्ट्रेट क्वेश्चन था, जेई एडवांस का क्वेश्चन। जेड जो है वो x - i y है, x + i y नहीं है। तो जेड की पावर 1/3 जो है वो p + i q है। तो जेड जो है वो p + i q का क्यूब है, और जेड जो है खुद x - i y है। तो p क्यूब - i y क्यूब + 3 p² q इंटू i
और -3p² यही तो आता है देखो। तो जैसे ही कंपेयर करोगे तो p³ -3p² एक साथ आ जाएगा, और i के साथ क्या आएगा, i के साथ क्या आएगा बेटा, 3p² -q²। अब कंपेयर करो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, p³ -3p² और माइनस y की वैल्यू कितनी आ रही है, 3p² -q²। लोग फ्लो में क्या करते हैं, x प्लस आई वाई ले जाते हैं और यहाँ प्लस वाई लिखते हैं और फिर फंस जाते हैं। तुमने भी यही गलती की होगी, अगर की होगी तो। क्या बोलते हो भास्कर, है ना, यही गलती की है ना। हम जानते हैं ना, लोग फ्लो में यही गलती करते हैं, वो जेड को x प्लस आई वाई ले जाते हैं और कंपेयर करते हैं, ध्यान देते नहीं कि यहाँ x माइनस आई वाई लिखा है। यही गड़बड़ी है। अब आराम से हो जाएगा, x बाई पी की, अब हो जाएगा ना बेटा, बोलो आप समझ गए कि नहीं। अब जैसे ही आप लोगे x बाई पी प्लस y बाई क्यू लेना है क्या, तो आंसर में कितना आ रहा है, -2p² -2q²। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, जैसे आप इसको p² प्लस q² से डिवाइड करो, आंसर क्या -2 दिया है। यस सर। यस सर। मैं जानता हूँ ना गलती लोग कहाँ कर सकते हैं, वही गलती तुमने भी की होगी, क्योंकि एक्चुअल में गलती वही होगी, उसके अलावा कैलकुलेशन स्ट्रेट है, कहीं गलती हो ही नहीं सकती। चलो फिफ्थ के बाद अगला बोलो। वेल एंड गुड है, 1 + 2i डायरेक्ट रखोगे आंसर आ जाएगा। बट सेकंड मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो, x - 1 = 2i, x² - 2x + 1 = -4, x² - 2x + 5 = 0। अब क्या करो, x² - 2x + 5 से डिवाइड कर दो। वैसे तो इसमें ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि कैलकुलेशन उतना है नहीं, बट अगर यहीं पे पावर 13 हो जाता, पावर 12 हो जाता, तो ये मेथड बेनिफिशियल है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं, क्योंकि तब आप यस इसकी सर। पावर 13 करने से बेटर है कि सीधा डिवाइड करके कॉन्सेप्ट लगा दो। अब यहाँ पे लोगे तो x³ -2x² प्लस का 5x, माइनस प्लस माइनस ये खत्म, यहाँ से क्या बचेगा, 9x² -6x + 16। अगली बार प्लस का 9 और ले लो, तो 9x² माइनस का 18x प्लस का 45। देख लेना कैलकुलेशन, किसी ने सॉल्व किया तो कैलकुलेशन जरा चेक कर देगा। तो शायद ये 12x माइनस का 29 आ रहा है क्या। यस सर। अब जैसे ही आप देखोगे तो आप क्या लिखोगे, x³ माइनस प्लस 7x² -x + 16 को आप क्या लिख सकते हो, x² -2x + 5 इंटू x + 9 और प्लस का 12x - 29। अब इसमें पुट कर दो क्या, x को 1 + 2i। जैसे x को 1 + 2i पुट करोगे, इसको हम fx मान लेते हैं, तो f ऑफ 1 + 2i की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, 0, ये वाला टर्म। अब बचेगा क्या, 12 × 1 + 2i - 29। अब एक लाइन में आंसर आ जाता है, 12 + 24i - 29। तो आंसर सीधे सीधे क्या आ गया, -17 + 24i। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताएगा। नो सर। समझ गए कि नहीं, बोलो यस सर, समझ। पक्का, कोई डाउट बोलिए भाई। नो सर। ये मेथड आपके लिए वैसे इसमें डायरेक्ट 1 + 2i रखना भी सिंपल है, a + ib की फॉर्म में लिखना है, तो मतलब पहले उसको सिंप्लीफाई करो, जो भी मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे भी करना है, फिर लास्ट में x + iy की फॉर्म में लिखो। सिंप्लीफाई करने में कॉन्जुगेट से, अगर डिवीजन है तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तक कर। इसके बाद जब ट्रिग्नोमेट्री डिटेल में लेंगे तब आगे कर लेंगे। चलिए, हाँ भाई, सबसे पहले बात करते हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कब प्योरली रियल है। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले रहे हो x + iy, सही है। अब याद करना, आपने पढ़ा था z बार, क्या होता है z बार, x - iy, याद आया, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। अब सोचना, z अगर x + iy है और z बार जो है वो x - iy है, दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो z + z बार जो है वो 2x होगा। इसका मतलब x जो है वो z + z बार बाई 2 होगा। एम आई करेक्ट और नॉट। अच्छा, अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट करने की जगह, ऐड करने की जगह सब्ट्रैक्ट कर दो, तो z - z बार जो है वो 2iy होगा। इसका मतलब जो y की वैल्यू होगी वो z - z बार बाई 2i होगी कि नहीं। ठीक है,
इसका Yes, मतलब sir. हमने थ्योरी क्या सीखी, हमने थ्योरी ये सीखी कि अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है तो एक्स का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ जेड और वाई का मतलब होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। याद है ना सबको ये? और Yes, sir. जेड बार का मतलब होता है एक्स माइनस आई वाई। तो इसका मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड कितना होता है, जेड में जेड बार ऐड करो और बाई 2 कर दो। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कितना होता है, जेड में जेड बार माइनस करो और डिवाइडेड बाई 2i कर दो। याद आया? तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो उसका रियल पार्ट होता है जेड प्लस जेड बार बाई 2 और उसका इमेजिनरी पार्ट है जेड माइनस जेड बार बाई 2। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, बोलो भाई। कितने लोगों को समझ आ रहा है ये सब? Yes, sir. उसका रियल पार्ट होता है जेड प्लस जेड बार बाई 2 और उसका इमेजिनरी पार्ट होता है जेड माइनस जेड बार बाई 2। बोलिए भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो अपनी बात रख सकते हैं आप तुरंत अभी। अरे बोलिए। मतलब अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है तो उसका रियल पार्ट कितना होगा, जेड प्लस जेड बार बाई 2 और उसका इमेजिनरी पार्ट कितना होगा, जेड माइनस जेड बार बाई 2 आई। डन? यस सर। क्यों ऐसा होगा, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि अगर आपका जेड प्योरली रियल है, जेड कैसा है, प्योरली रियल है। तो अगर जेड कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो इसका मतलब पहली कंडीशन तो ये होगी कि उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो जीरो होगा। राइट? कुछ क्वेश्चन केवल इसी बात पे सॉल्व होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में लिखा है जेड इज प्योरली रियल तो आप उसका इमेजिनरी पार्ट निकालेंगे और उसको जीरो के बराबर कर देंगे। अच्छा, अगर उसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है तो आपने पढ़ा ना इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, जेड माइनस जेड बार बाई 2i। अब जेड माइनस जेड बार जो है वो जीरो के बराबर हुआ, तो इसका मतलब जेड किसके बराबर आ गया, जेड बार। इसका मतलब जेड किसके बराबर होगा, जेड, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के ही बराबर है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल होगा। अब इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आप लगा सकते हैं, या तो आप जेड को जेड बार के बराबर कर सकते हैं या फिर आप इमेजिनरी पार्ट को जीरो कर सकते हैं अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो। अब मान लो कभी भी इमेजिनरी पार्ट जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल हो गया। या कभी क्वेश्चन में जेड इक्वल टू जेड बार आ गया तो उसका आउटपुट क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली। Real. Real. अच्छा, आप सोचो, अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड प्योरली इमेजिनरी है तो क्या कंडीशन होगी भाई, तब उसका रियल Real पार्ट क्या part होगा। zero. अच्छा, रियल पार्ट ऑफ जेड होता क्या है, जेड प्लस जेड बार बाई 2। ये जीरो होने का मतलब हुआ जो जेड बार है क्या वो माइनस जेड के बराबर होगा। उसका अब जब आप कॉन्जुगेट लेंगे तो वो माइनस ऑफ जेड के बराबर है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? तो अगर जेड प्योरली इमेजिनरी है तो इसका मतलब क्या होगा, बोलो भाई। कितने लोग ये बात क्लियर कर पाए? तो जेड प्योरली रियल क्या होगा, जेड प्योरली इमेजिनरी क्या होगा, तो समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों में से कोई भी कंडीशन आप लगा देंगे, वहां से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। डन? आगे बढ़े। यस सर। अब बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ जेड। मतलब आप जेड का कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज आप लगा सकते हैं। तो हमने कहा कि लेट z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आई वाई 1, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x2 प्लस आई वाई 2। अब प्रॉपर्टीज देखो। पहली प्रॉपर्टी, अगर हम z1 प्लस z2 करें और उसका कॉन्जुगेट ले लें तो बन जाता है z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट। दूसरा, अगर हम z1 माइनस z2 करें और उसका कॉन्जुगेट ले लें तो वो बेसिकली z1 कॉन्जुगेट माइनस z2 कॉन्जुगेट के बराबर है। तीसरा, अगर हम z1 z2 को मल्टीप्लाई करें और फिर कॉन्जुगेट ले लें तो वो बेसिकली z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट के बराबर होता है। चौथा, अगर हम z1 z2 को डिवाइड करें
और फिर कॉन्जुगेट ले लें तो वो Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट कर रहा है। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में अगर आप कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में डिवाइड हो जाता है। मतलब जितने कॉम्प्लेक्स नंबर आप ऐड कर रहे हैं सबका कॉन्जुगेट आपस में ऐड होगा अगर पूरे का कॉन्जुगेट आप ले रहे हैं। सेम सब्ट्रैक्शन में भी, सेम डिवीजन में भी और सेम मल्टीप्लिकेशन। है। इसका मतलब अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और फिर पूरे का कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो उसका कॉन्जुगेट भी कितनी बार मल्टीप्लाई हो जाएगा? n टाइम्स। और दूसरा, अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया और फिर से उसका कॉन्जुगेट ले लिया, वही कॉम्प्लेक्स नंबर z सेम रिपीट आ होके आ जाएगा। जाएगा। और लास्ट, अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसी का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? z इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। हो गया? और ये सब तो तो फिर लास्ट वाला बता दीजिए। ये वाला तो सब अंडरस्टूड प्रॉपर्टी है कि अगर हम z का रियल पार्ट लें या z बार का रियल पार्ट लें तो सेम होता है। याद आया? बोलो भाई। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बार का लोगे तो माइनस ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आ जाएगा। बोलो माइनस। भाई कितने लोग ये सब चीजें समझ पा रहे हैं भाई? Yes. Yes. सब सर हाँ भाई। सर z इंटू जेड बार इक्वल्स टू मॉडुलस का स्क्वायर। सर ये वाला बता दीजिए। हाँ बताते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी पहले लिख लेंगे नहीं? Yes. एक जगह सारी प्रॉपर्टी लिख लो। समझ गए कि नहीं सारी प्रॉपर्टीज कॉन्जुगेट में? बोलो। तो यस सर। कॉन्जुगेट का Yes. फिर से कॉन्जुगेट लोगे तो क्या आ जाएगा? वही कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट लोगे तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। तो ओके ही है। डन हो गया मामला कि नहीं? बताओ। अच्छा, अब प्रूफ में नॉर्मल है। जैसे अगर आप प्रूफ करना चाहोगे तो नॉर्मल है। जैसे आपको Z1 प्लस Z2 करना है तो क्या करोगे? x1 प्लस आई y1 में x2 प्लस आई y2 ऐड कर दो। याद है क्या बन जाता है? x1 प्लस x2 प्लस आई टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2। एम आई करेक्ट और नॉट? अब Yes. अगर हम Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट ले लें तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? x1 प्लस x2 माइनस आई टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2। ये बताओ कितने लोगों को समझ में आया? आप सोचो, Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट ऐड करो तो x1 माइनस आई y1 प्लस x2 माइनस आई y2। जैसे ही दोनों को ऐड करोगे क्या बनेगा? x1 प्लस x2 माइनस आई टाइम्स ऑफ y1 प्लस y2। तो क्या ये बेसिकली Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट हो गया कि नहीं? बोलो। सेम वे से आप क्या प्रूव कर सकते हैं? सेम एज आप क्या बोल सकते हैं? Z1 माइनस Z2 का जो कॉन्जुगेट होगा वो Z1 कॉन्जुगेट माइनस Z2 कॉन्जुगेट हो जाएगा कि नहीं? सेम तरीके से बोलो। यस। अब अगर यहीं पे आपको दूसरा वाला रिजल्ट प्रूव करना था कि आप Z1 इंटू Z2 को मल्टीप्लाई करते तो बेसिकली आप x1 प्लस आई y1 में मल्टीप्लाई करते x2 प्लस आई y2 का, तो क्या आता? याद आया? x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई टाइम्स ऑफ y1 x2 प्लस x1 y2। याद आ रहा होगा सबको? अब अगर आप इसी Z1 Z2 का कॉन्जुगेट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? वो x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस आई टाइम्स ऑफ y1 x2 प्लस y2 x1। अब सोचो, अगर हम Z1 कॉन्जुगेट और Z2 कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 माइनस आई y1 इंटू x2 माइनस आई y2 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? x1 x2 माइनस y1 y2 माइनस आई टाइम्स ऑफ x1 y2 प्लस y1 x2। तो क्या यही Z1 इंटू Z2 का कॉन्जुगेट लिखा है कि नहीं? अरे हाँ है ना? तो सेम एज आप डिवीजन वाला प्रूफ कर लोगे कि नहीं? मैं करूं?
कर लेंगे। सेम एज Z1 बाई Z2 का अगर आप कॉन्जुगेट लोगे तो Z1 कॉन्जुगेट बाई Z2 कॉन्जुगेट आएगा। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जैसे ही आप कॉन्जुगेट लोगे तो वो कॉन्जुगेट सीधा सीधा डिवाइड होता चला जाएगा। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं, ये बताओ। अरे हाँ या ना, यस सर आई। नोट कर लिया। यस सर। सर नीचे वाला नहीं। अब जो एक प्रॉपर्टी थी Z इंटू जेड बार, अगर आपको करना है तो Z को मान लो x प्लस आई वाई है, तो जेड बार कितना होगा x माइनस आई वाई। तो a प्लस बी ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बेटा, -1। यही क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या हम इसे ही मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर बोल देंगे। इसीलिए मैंने कहा था जेड में जैसे ही जेड बार मल्टीप्लाई करोगे वो मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर आ जाएगा। क्या कॉन्जुगेट की सारी प्रॉपर्टीज हमें समझ में आई, ये बताओ। देख लो कहीं कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। देख लीजिए, किसी को कहीं डाउट आ रहा हो तो बताइए। बोलिए भाई। नो सर। नो सर। डन है, आगे बढ़े। सर नोट कर लो। यस डन। यस। चलिए, यहाँ तक किसी प्रॉपर्टी में कोई डाउट हो कैसे। हम क्या करते, लेट Z1 को मान लेते x1 प्लस आई वाई वन, Z2 को मान लेते x2 प्लस आई वाई टू, और Z3 को मान लेते x3 प्लस आई वाई थ्री। कितने लोग इस बात से एग्री है। अब आओ, हम क्या करते, Z2 बार Z3 निकालते तो क्या आता, x2 माइनस आई वाई टू इंटू क्या x3 प्लस आई वाई थ्री। बोलो। अच्छा, हम मल्टीप्लाई करते तो x2 x3 y2 y3 प्लस आई टाइम्स ऑफ x2 y3 माइनस y2 x3 आता। बोलो भाई। ऐसे ही जब आप Z3 बार Z1 करते तो क्या लिखते, सेम एज। बाकी तो सेम एज करके लिख सकते थे ना। जैसे आप इसको लिखते तो यहाँ क्या आता, x3 x1 प्लस y3 y1 प्लस आई टाइम्स ऑफ x3 y1 माइनस y3 x1। कितने लोग ये समझ रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई करके, वैसे ही सेम एज आप क्या लिखते। अच्छा, गड़बड़ ये है, यहाँ पर क्या है ना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 नहीं, Z1 बार Z2 होना चाहिए। यहाँ गड़बड़ हो गया, Z1 बार Z2 होना चाहिए। अब आ जाएगा। सेम एज आप लिखते Z1 बार Z2 को तो क्या लिखते, x1 x2 y1 y2 प्लस आई टाइम्स ऑफ x1 y2 एंड y1 x2। अब आप सेम एज में पूरी चीज लेते, क्या लेते हैं, आपको लेना है Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 बार Z3, Z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z3 बार Z1 एंड Z3 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बार Z2। कितने लोग ये बात समझ रहे हैं मेरी, बोलो। आप सारी वैल्यूज रख दो यस तो ये क्या आएगा, x1 प्लस आई वाई वन। अच्छा, इसका इमेजिनरी पार्ट यही होगा कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। तो x2 y3 माइनस y2 x3 प्लस यहाँ पे रखते x2 प्लस आई वाई टू। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आता,
x3y1 माइनस y3 x1। यहाँ पे आप लिखते x3 प्लस y3, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आता है x1 y2 माइनस y1 x2। अब सबको आप आपस में मल्टीप्लाई कर देते तो x1 x2 y3, सही लिख रहा हूं मैं, तो लास्ट माइनस में x3 प्लस i y3 होगा ना। अब सबको आपस में क्या करते हैं मल्टीप्लाई, रियल पार्ट एक साथ ले लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट क्या लेते हैं एक साथ। तो रियल पार्ट एक साथ लो, क्या आ जाएगा x1 x2 y3 फिर x1 y2 x3 प्लस x2 x3 y1, देख लेना आराम से, माइनस x2 x1 y3 फिर प्लस का x3 x1 y2 माइनस x3 x2 y1। चेक करो क्या ये पूरा कैंसिल हो रहा है, देखो ये कैंसिल हो रहा है इससे, अरे हाँ या ना, यस सर। ये कैंसिल हो रहा है इससे, ये कैंसिल हो रहा है इससे, तो ये पूरा जीरो बनना है कि नहीं बताओ। अच्छा इसी में प्लस आई टाइम्स लेते तो आई टाइम्स में क्या आता y1 y3 x2 माइनस y1 y2 x3 y2 y1 x3 माइनस y2 y3 x1 y3 x1 y2 और y1 y3 x2। देखो इसमें भी सब कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं, अरे हाँ है ना, यस सर। दिख रहा है सबको कि नहीं। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ जाता है 0 प्लस 0 इंटू आई, तो आंसर 0 आ जाता है। ये हमें प्रूफ है। अच्छा यहाँ पे एरर थी, तो यहाँ पे आपको Z1 बार Z2 होना चाहिए। ये पहला मेथड है, थोड़ा लेंदी है कि नहीं है भाई, इतनी बार आप Yes, x1 sir. y1 x2 y2 x3 y3 लेकर चलोगे, थोड़ा तो लेंदी है ही ना, बोलो अरे हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. अब इसी का दूसरा मेथड हो सकता था, ये तो मेथड थोड़ा लेंदी है। अभी आपने पढ़ा कि अगर आपका z जो है वो x प्लस आई वाई है तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, ये पढ़ा आपने कि नहीं, z माइनस Yes. जेड बार बाई 2i। कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, बोलो। इमेजिनरी पार्ट इज z माइनस जेड बार बाई 2i, एम आई करेक्ट और नॉट। Yes. आप सोचो, आपको जो प्रूव करना था वो था z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 बार z3 प्लस z2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z3 बार z1 प्लस z3 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 बार z2, यही तो था। नाउ अब आपने पढ़ा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का मतलब होता है z इन माइनस जेड बार बाई 2i। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ, इसी तरह अगर आप मैं आपसे पूछूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 बार z3 का मतलब क्या होगा, तो होगा z2 बार z3 माइनस z2 बार z3 का कंजुगेट डिवाइडेड बाई 2। ये बात कितने लोग समझ रहे हो, बोलो भाई। अब इसी में अगर आप कंजुगेट की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये क्या बन जाएगा z2 बार z3 माइनस z2 z3 बार बाई 2। कितने लोग ये बात समझे, ये बात दिखी कि नहीं भाई। Yes, जेड sir. Yes, sir. मल्टीप्लीकेशन में कॉन्जुगेट ब्रेक होगा और z2 के कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा z2 और यहाँ z3 आ जाएगा। कितने लोग समझे ये बात भाई, यस सर। पक्का ना, ये चीज समझ आई सबको कि नहीं, बोलो अरे हाँ या ना। Yes, sir. अब बस यही आउटपुट लगा दो, तो पहला क्या बनेगा z1 बाई 2i, यहाँ पे क्या आएगा बताओ z2 बार z3 माइनस z2 z3 बार अपॉन 2i, एम आई करेक्ट और नॉट। यहाँ पे क्या आएगा z3 बार z1 माइनस z3 z1 बार अपॉन 2i, यहाँ पे क्या आएगा z1 बार z2 माइनस z1 z2 बार अपॉन 2i। कितने लोग ये सब समझ रहे हो, क्या पूरे से 1 अपॉन 2i कॉमन आएगा, बोलो Yes. यस सर सर। क्या बचेगा z1 z3 z2 बार z1 z2 z3 बार z1 z2 z3 बार z2 z3 z1 बार z3 z2 z1 बार z1 z3 z2 बार। देखो अल्टरनेट सब कैंसिल हो रहे हैं, आंसर अभी भी क्या आ रहा है
ये मेथड आसान था कि नहीं था? प्रॉपर्टी लगा के बताओ। सेकंड वाला मेथड आसान लगा कि नहीं? सिर्फ आपको Yes. कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगानी थी, कौन सी? कि भाई इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है जेड इंटू जेड बार बाई टू, और अगर आप जेड वन जेड टू का बार लेते हैं तो वहां पे आ जाता है जेड वन बार जेड टू बार, और जेड बार का बार जो होता है वो जेड बार हो जाता है। इतना प्रॉपर्टी लगा के सीधा सिंप्लीफाई कर देना। इमेजिनरी पार्ट की डायरेक्ट वैल्यू रख देनी थी और उसी को सिंप्लीफाई करते आंसर आ जाता है। कितने लोग समझे सेकंड मेथड? इजी है। यस सर। x1 y1 एज्यूम कर, क्वेश्चन समझे भाई? ए जेड स्क्वायर बी जेड प्लस सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और एबीसी सब कॉम्प्लेक्स नंबर है। बोलिए। तो हमने क्या किया? ए जेड स्क्वायर बी जेड का कॉन्जुगेट। तो ये नई क्वेश्चन आ गई कि नहीं आ गई? अच्छा, अब आओ पहला केस देखते हैं क्या कह रहा है। वन प्योरली इमेजिनरी रूट, यानी कि वन प्योरली इमेजिनरी रूट। तो इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी का मतलब, मान लो रूट है z1, लेट z1 बी द रूट। तो इसका मतलब प्योरली इमेजिनरी है तो z1 जो है वो z1 बार के बराबर होगा कि नहीं? यस सर। अरे बोलो भाई। यस यस सर। सर। Yes, sir. माइनस z1 होगा। z1 माइनस z1 बार के बराबर होगा। चलो, z1 जो है वो माइनस z1 बार के बराबर होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? अच्छा, इसका मतलब अब ध्यान से बस देखते जाना। ए बार z1 भाई z1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ए z1 स्क्वायर प्लस बी z1 प्लस सी 0 होगा। होगा? बोलो भाई। Yes. यस अच्छा, सर। अब यहाँ से या क्या आएगा? ए बार z1 बार का स्क्वायर, बी बार z1 बार प्लस सी बार इक्वल टू 0, और z1 बार किसके बराबर होगा? बोलो। माइनस Z1। z1। माइनस z1। ये सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब ए बार z1 स्क्वायर, बी बार z1 प्लस सी बार इक्वल टू 0। अब ये एक इक्वेशन आई और ये एक इक्वेशन आई, दोनों इक्वेशन के कितने रूट होंगे? कॉमन रूट होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? वो भी Yes. वन रूट कॉमन होगा कि नहीं? सोचो भाई। ए z1 स्क्वायर बी z1 प्लस सी, ए बार z1 स्क्वायर माइनस बी बार z1 प्लस सी बार, दोनों में वन रूट कॉमन है कि नहीं है? अरे हाँ या ना? बोलो भाई। अब वन रूट कॉमन की कंडीशन सभी लोगों को पता है कि नहीं? याद आ रहा है कि नहीं ये सब? यस सर। यस सर। अब जैसे ही सॉल्व करोगे क्या आएगा? ए सी बार माइनस सी ए बार का स्क्वायर, ए बार बी प्लस ए बी बार का स्क्वायर, अरे माइनस कॉमन, इनटू बी सी बार प्लस बी बार सी। देख लो, ये कंडीशन आ जाएगी। कितने लोग समझ गए भाई? अरे हाँ या ना? तो हमने Yes. कॉन्जुगेट लिया और वन रूट कॉमन किया। तो सेकंड वाले में क्या होगा सोचो? अगर टू प्योरली इमेजिनरी रूट है तो बस डिफरेंस कहाँ आएगा? a अपॉन a बार इज इक्वल टू b हाँ, अपॉन। टू प्योरली इमेजिनरी रूट, तो इसका सिंपल मतलब है कि ए जेड स्क्वायर बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बार जेड बार स्क्वायर बी बार जेड बार प्लस सी बार इक्वल टू 0। अब दो प्योरली इमेजिनरी रूट है तो इसका मतलब जेड जो है वो माइनस जेड बार के बराबर होगा। तो इसका मतलब अब जो कंडीशन लगेगी उसमें जेड को माइनस जेड बार से रिप्लेस कर देंगे यहाँ पर। बोलो भाई। अरे यार, यहाँ पर जेड की जगह क्या लिख देंगे? सॉरी, जेड बार की जगह क्या लिख देंगे? माइनस जेड। जैसे रिप्लेस करोगे नई इक्वेशन क्या आएगी? ए बार जेड स्क्वायर बी बार जेड प्लस सी बार इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या होगी कि ए जेड स्क्वायर
बी जेड प्लस सी ए बार जेड स्क्वायर माइनस बी बार जेड प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों में क्या होगा? बोथ रूट कॉमन होंगे, इसका मतलब ए बाई ए बार, बी बाई बी बार, सी बाई सी बार। कितने लोग ये सब चीजें समझ रहे हो? बोलो भाई, क्या प्रॉपर्टी समझ आई? हमने सीधा कॉन्जुगेट लेकर एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, कॉन्जुगेट लेके हमने एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी। और अगर एक रूट था तो जेड को जेड बार से रिप्लेस किया, इस जेड बार की जगह फिर हम माइनस जेड लिख सकते हैं। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी उसमें एक रूट कॉमन लगा दिया। अगली बार जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी उसमें दोनों रूट कॉमन की कंडीशन लगा दी। बस ये मतलब हमने कॉन्जुगेट लेके जेड बार में इक्वेशन बनाई, पहला काम। फिर जेड को जेड माइनस जेड बार से रिप्लेस किया, क्योंकि रूट जो है वो प्योरली इमेजिनरी है। तो जेड बार की जगह प्योरली इमेजिनरी होती है, हम जेड बार को क्या लिख सकते हैं? माइनस जेड। तो बस हमने प्योरली इमेजिनरी करने में जेड बार को माइनस जेड से रिप्लेस कर दिया। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, दोनों में एक बार एक रूट कॉमन की कंडीशन लगा दी और एक बार दो रूट की, और सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर दे दिया। कितने लोगों को ये सब चीजें समझ आई? यस सर। पक्का? कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। सर ये वन रूट कॉमन की कंडीशन कैसे लगा दी सर? वो स्टेप्स, वो वाला स्टेप बता दीजिए बस। कौन सा बेटा? सर वन प्योरली इमेजिनरी रूट के बाद जो आपने फोर्थ भाई B greater than G. डी बस, ग्रेटर देन प्योरली रियल रूट है तो उसका तो कोई दिक्कत ही नहीं, वो तो आपको रिलेशन आराम से पता है। तो उसकी कंडीशन तो आपने निकाल ली होगी। अब देखो क्वेश्चन का अप्रोच कैसा था। पहले वाले में क्या था? प्योरली रियल है, मतलब जेड को आप सिर्फ एक्स, अगर हम जेड को एक्स प्लस आई वाई लें और वो प्योरली रियल है तो इसका मतलब वाई की वैल्यू क्या है? 0। तो क्या हम जेड को एक्स लिख सकते हैं? बताओ। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसके दो रियल रूट तभी होंगे जब इसका डिस्क्रीमेंट क्या होगा? ग्रेटर देन 0। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। ये कंडीशन कितने लोगों को समझ में आ गई? ये तो आसान था। अब सेकंड में आपसे कहा गया है कि इसके प्योरली इमेजिनरी रूट है। अब जेड को अगर आप x प्लस आई वाई लेके चलेंगे तो अब x की वैल्यू क्या होगी? 0। मतलब जो रूट होगा वो आई वाई होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो अब जेड को आप एक जैसे आई वाई रखेंगे तो a इंटू आई वाई का होल स्क्वायर, b इंटू आई वाई प्लस सी की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब a माइनस ए वाई स्क्वायर प्लस सी प्लस बी आई वाई की वैल्यू 0 होगी कि नहीं? बताओ। अरे हाँ या ना? देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। अरे हाँ या ना भाई? Yes, sir. कोई डाउट हो तो बताओ। सही लिखा है मैंने? यस सर। अब कंडीशन क्या आएगी? c माइनस ए वाई स्क्वायर 0 होना चाहिए और बी वाई भी क्या होना चाहिए? बोलो भाई। अरे हाँ या ना? और अगर स्पेसिफिक और अगर स्पेसिफिक जाना चाहते हो तो y 0 नहीं हो सकता क्योंकि प्योरली इमेजिनरी रूट है। तो इसका मतलब b सर्टेनली क्या होगा? 0 होगा। अरे बोलो भाई। Yes. और y की वैल्यू क्या होगी? प्लस माइनस रूट अंडर c बाई ए। See. तो इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको बस एक चीज सिखाना चाह रहा था कि अगर प्योरली इमेजिनरी रूट की बात की जाएगी तो जेड को आपको क्या रख देना है वहां पे? आई वाई। और अगर प्योरली रियल रूट की बात की जाएगी तो जेड को क्या रख देना है? एक्स। फिर जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे कंडीशन लगा के सिंपलीफाई करते हैं। कितने लोगों को ये सब कहानी समझ आई? चलो, क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई डाउट आ रहा हो तो अपनी बात बोल सकते हैं आप अभी भी। अरे बोलो भाई। तो सेम लॉजिक ले लेते हैं। लेट z1 है x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 जो है वो है
x2 प्लस आई वाई। अच्छा ये तो आपको पता ही होता है ना कि अगर जेड एक्स प्लस आई वाई है तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना होता है? X minus I. रूट एक्स Root प्लस एक्स x माइनस plus आई y. हुआ, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हाँ अब देखिए प्रॉपर्टी पहली, z1 और z2 को अगर मल्टीप्लाई करो और उसका सॉरी मॉडुलस ले लो तो हो जाता है मॉड z1 इंटू मॉड z2। z1 और z2 को डिवाइड करो और फिर मॉडुलस ले लो तो हो जाता है z1 का मॉडुलस बाई z2 का मॉडुलस। ऐसे ही सेम z को n टाइम्स मल्टीप्लाई करो और उसका मॉडुलस ले लो तो वो मॉड z की पावर n बन जाता है। ऐसे ही अगर z का कॉन्जुगेट लो और उसका मॉडुलस लो तो वो मॉड z के ही बराबर आता है। ठीक है, ऐसे ही अगर मॉड z का स्क्वायर कहीं लिखा हो तो उसका मतलब होता है z इंटू जेड कॉन्जुगेट। ये तो आपने पढ़ाई है, बोलो भाई। इसमें किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ, पक्का? आगे बढ़े। यस सर। Yes, sir. यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होती हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होती, ये ध्यान रखिएगा। मॉडुलस की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में होती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। मतलब आप धोखे से ये मत लिखना शुरू करिएगा z1 प्लस z2 का मॉड लेंगे तो वो मॉड z1 और मॉड z2 के बराबर होगा, ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो? बट जैसे कॉन्जुगेट में क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में कॉन्जुगेट लग जाता है। मॉडुलस में सिर्फ मॉडुलस कहाँ लगता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बस। कितने लोग ये सारी प्रॉपर्टी समझ पा रहे हैं? तो आप कहीं भी z इंटू जेड बार लिखा हो तो उसको मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर लिख देंगे, या कहीं भी मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर लिखा हो तो उसको आप z इंटू जेड बार लिखेंगे। मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर इक्वल टू z इंटू जेड बार। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा एकदम। चलिए मान लीजिए हम मल्टीप्लिकेशन वाला प्रूफ करें क्या? चलो एक प्रूफ कर देते हैं, वैसे x1 y1 से जरूरत तो नहीं लेकिन चलो। तो आपने कहा कि z1 आप ले रहे हो x1 प्लस आई y1, तो मॉड z1 का मतलब क्या हो गया, रूट अंडर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अच्छा z2 आप ले रहे हो x2 प्लस आई y2, मॉड z2 का मतलब क्या हो गया, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। आप बताओ z1 इंटू z2 को मल्टीप्लाई करोगे तो x1 प्लस आई y1 में x2 प्लस आई y2 मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट आएगा x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आई टाइम्स ऑफ x1 y2 प्लस y1 x2। अब अगर आप मॉड ऑफ z1 z2 लोगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, रूट अंडर x1 x2 माइनस y1 y2 का होल स्क्वायर, x1 y2 प्लस y1 x2 का होल स्क्वायर। सारे स्क्वायर को ओपन कर दो, जैसे ओपन करोगे तो आएगा x1 x2 का होल स्क्वायर, y1 y2 का होल स्क्वायर, x1 y2 का होल स्क्वायर, y1 x2 का होल स्क्वायर। बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से जैसे आप फर्स्ट और थर्ड लेकर x1 स्क्वायर कॉमन करोगे, अंदर बचेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। फिर y1 स्क्वायर कॉमन करोगे, बचेगा y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। फिर इसको रूट में लोगे तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो यही लिखा हुआ है मॉड z1 इंटू, लिखा। इसका मतलब हमने क्या प्रूव किया कि z1 z2 का अगर हम मॉडुलस लेंगे तो वो मॉड z1 इंटू मॉड z2 है। क्या सेम एज हम डिवीजन वाला प्रूफ कर लेंगे? बोलो अरे हाँ है ना, यस लोगों को ये प्रॉपर्टी क्लियर हुई है। तो जैसे आपने पहला प्रूफ किया ऐसे डिवीजन वाला प्रूफ हो जाएगा कि नहीं बताओ?
और जेड के कॉन्जुगेट का मॉड लोगे तो जेड का ही मॉड आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. जेड का मॉड और जेड कॉन्जुगेट के मॉड में कोई डिफरेंस नहीं होगा, वो दोनों सेम ही होंगे। कितनी प्रॉपर्टी हमने क्यों पढ़ी, जैसे क्वेश्चन आ जाए आपके सामने, देखिए क्वेश्चन आया, लेट z इज इक्वल टू 1 + 2i का क्यूब 3 + 4i का स्क्वायर अपॉन 1 + i की पावर 4, और आपसे कहा जाए फाइंड मॉडुलस ऑफ z, क्या करोगे भाई? एक तरीका तो ये कहता है कि मॉडुलस ऑफ z निकालने के लिए पहले हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्यूब करें, इसका स्क्वायर करें, इसकी पावर 4 करें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें और एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर a + ib बनाएं और फिर इसका मॉड निकालें। हाँ या ना? बट सिर्फ मॉडुलस निकालने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत है ही नहीं। हमने अभी मॉडुलस की प्रॉपर्टी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? बोलो। Yes. जैसे हमें मॉड z लगाना है तो बेसिकली हमें मॉड लेना है किसका? 1 + 2i के क्यूब का 3 + 4i के स्क्वायर का, और डिवाइड करना है 1 + i की पावर 4 से। तो क्या हम इसको सीधा लिख दें? 1 + 2i का मॉड उसका क्यूब, 3 + 4i का मॉड उसका स्क्वायर, डिवाइडेड बाई 1 + i का मॉड और पावर 4। कितने लोग ये चीज समझ रहे हो? यस सर। अब तो सबका मॉड आराम से निकल रहा है ना। 1 + 2i का मॉड होता है √5, उसका क्यूब करना है। 3 + 4i का मॉड कितना होता है? 5, उसकी पावर 2 करना है। और 1 + 4i का मॉड होता है √2, उसकी पावर 4 करना है। सीधा उठा के सिंप्लीफाई कर। अरे हाँ या ना? आंसर इज 125 √5। सोचिए, तो जब भी कई सारे कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई, डिवाइड और पावर में हो और आपको उसका मॉडुलस निकालना हो तो आप मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ये बात सबको समझ आ रही है कि नहीं? क्या मॉडुलस Yes, की sir. प्रॉपर्टी समझ आई? क्या कब मॉडुलस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ये बात क्लियर हुई सबको कि नहीं? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो अपनी बात बोले। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बता दीजिए। अरे हाँ या ना? यूज कर लेंगे भाई मॉडुलस की प्रॉपर्टी। कोई डाउट? नो सर। इसी में मैं अब आपसे अगला क्वेश्चन करूं। मॉड ऑफ z1 इक्वल टू मॉड ऑफ z2 इक्वल टू मॉड ऑफ z3 इक्वल टू मॉड ऑफ z1 + z2 + z3, ये सब 1 है। और अब आपसे पूछा गया फाइंड मॉड ऑफ 1/z1, 1/z2 एंड 1/z3। Let mod z1, mod z2, mod z3 and mod of z1 plus z2 plus z3 is 1. Find 1 upon z1 plus 1 upon z2 plus 1 upon z3 का mod। सर 3। हाँ भाई, एक आंसर मुझे बताया गया 3। कैसे बेटा? सर तीनों को डिफरेंटली हम लोगों ने मॉड ले लिया, तो सर जो 1/mod of z1 है, तो सर mod of z1 हमें पता है 1 है, तो सर वैल्यूज रख के 3 आ गया। इन्होंने प्रॉपर्टी ये लगा दी है मॉड ऑफ z1 plus z2 इक्वल टू मॉड z1 plus मॉड z2। मैंने बताया था तो होता ही नहीं। होता है क्या ये?
No. 3 तो आंसर गलत हो गया ना। अब देखिए करना क्या था। पहला मेथड, आप ऐसे सोच सकते हो कि भाई हमें 1/Z1 चाहिए। हमें क्या चाहिए? 1/Z1। मॉड Z1 1 दिया हुआ है, तो मॉड Z1 स्क्वायर भी 1 ही होगा। मॉड का मतलब होता है Z1 बार, वो भी 1 होगा। तो इसका मतलब 1/Z1 को हम Z1 बार बोले, कोई प्रॉब्लम? बताओ, कोई प्रॉब्लम है क्या? सेम एज 1/Z2 को Z2 बार बोलो, कोई प्रॉब्लम है? 1/Z3 को Z3 बार बोलो, कोई प्रॉब्लम है? अब आओ, हमें चाहिए 1/Z1, 1/Z2 और 1/Z3। क्या हम इसको Z1 बार, इसको Z2 बार और इसको Z3 बार लिख दे? कोई दिक्कत? अच्छा, Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार को आप बोल सकते हो Z1, Z2 और Z3 का कॉन्जुगेट। और आपने आज की क्लास में पढ़ा है Z और Z कॉन्जुगेट सेम होते हैं, का मॉडुलस सेम होता है। ये Z1 + Z2 + Z3 बन गया और यही वैल्यू क्या हो गई 1। कितने लोगों को पूरा एनालिसिस क्लियर है? जितनी प्रॉपर्टी पढ़ी सब लगा दी है, दिखा भाई। मॉड Z स्क्वायर को हम लिख सकते हैं Z × Z बार, वहां से 1/Z1 की वैल्यू निकाली, वो आ गई Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार। अब आपने पढ़ा ना Z1, Z2, Z3 का बार जो है वो Z1, Z2, Z3 का कॉन्जुगेट होता है। और आपने ये भी पढ़ा है कि Z कॉन्जुगेट और Z का मॉडुलस क्या होते हैं? सेम होते हैं। याद आया? तो यानी कि इसके कॉन्जुगेट का मॉडुलस और इसका मॉडुलस सेम होगा, और इसका मॉडुलस हमें 1 दे रखा है। कितने लोग ये सब बात समझ रहे हो? बोलो भाई। यस सर। Yes, sir. इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी आप सोच सकते थे। भाई आपको पता है कि मॉड ऑफ Z1 जो है 1 है? इसका मतलब मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर भी 1 होगा। इसका मतलब Z1 × Z1 बार की जो वैल्यू होगी वो 1 होगी। ये बात कितने लोग समझे? अरे हाँ या ना? हुआ ये सब क्लियर है? अरे बोलो भाई। Yes, sir. अब आपने क्या कहा मुझसे कि 1/Z1, 1/Z2 और 1/Z3 के मॉडुलस की वैल्यू चाहिए। क्या हम इस 1 को Z1 बार लिख दें? कोई प्रॉब्लम? इस 1 को Z2 बार लिख दो, कोई प्रॉब्लम? इस 1 को Z3 बार लिख दो, कोई प्रॉब्लम? अरे हाँ या ना? बात वही हो गई। अब ये वही बन गया Z1 बार, Z2 बार, Z3 बार। ये वही बन गया Z1, Z2, Z3। अरे हाँ या ना? वही सेम अप्रोच, डिफरेंट नहीं, बट वो रिप्लेसमेंट वही है। बोलो भाई। कितने लोग इस बात समझ रहे हो, नहीं समझ रहे हो? ये क्वेश्चन कितने लोगों को समझ आया भाई? डन हो गया भाई? कोई डाउट किसी को? नो सर। चलिए, अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इसका आंसर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आपसे आ जाना चाहिए। लेट mod Z1 is 1, mod Z2 is 2, mod Z3 is 3, and mod of Z1 plus Z2 plus Z3 is 4. Find mod of Z2 Z3 Z3 Z1 Z1 Z2। Think and solve। मैंने पता नहीं क्या सीखा ही नहीं कुछ तुम लोगों ने।
देखो इस क्वेश्चन को करने का पहला मेथड ये हो सकता था कि भाई Z1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, जिसे हम Z1 बार कह देंगे। Z2 मॉडुलस का स्क्वायर 4 हो जाएगा, जिसे हम Z2 बार कह देंगे। Z3 मॉडुलस का स्क्वायर 9 हो जाएगा, जिसे हम Z3 बार कह देंगे। अब हमें वैल्यू चाहिए 1 इंटू Z2 4 इंटू Z3 और 9 इंटू Z1 ये आंसर में आ गया Z1 बार Z2 Z2 बार Z3 और Z3 बार Z1 अब पूरे से Z2 कॉमन, अंदर बचा Z1 बार Z2 बार और Z3 बार। अब मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है ना, मल्टीप्लिकेशन में सब ब्रेक हो जाते हैं, तो मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3 मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कॉन्जुगेट, तो वो तो वही हो गया। अब ये 1 2 3 4 आंसर इज, ये था तरीका। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना। यस सर। इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड भी हो सकता था, सेम लॉजिक से। भाई हमें चाहिए Z2 हमें चाहिए 4 टाइम्स ऑफ Z3 9 टाइम्स ऑफ Z1 हमने क्या किया, पूरे से Z1 किया कॉमन, अंदर क्या बचा 1 बाई Z1 4 बाई Z2 9 बाई Z3। अब बताओ, मॉड Z1 स्क्वायर 1 होगा तो Z1 बार 1 होगा, तो क्या हम 1 बाई Z1 को Z1 बार नहीं बोल सकते? सेम मॉड Z2 स्क्वायर 4 होगा तो Z2 बार 4 होगा, तो सेम हम 4 बाई Z2 को Z2 बार नहीं बोल सकते। सेम एज 9 बाई Z3 को Z3 बार नहीं बोल सकते। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। ये आ गया Z1 Z2 Z3, ये आ गया Z1 बार, ये आ गया Z2 बार, ये आ गया Z3 बार। अब ये आ गया मल्टीप्लिकेशन है, तो मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, और ये आ गया मॉड ऑफ Z1 Z2 एंड Z3। आप सेम लिख दो, मॉड Z1 मॉड Z2 मॉड Z3, और ये हो गया मॉड ऑफ Z1 Z2 प्लस Z3। अब सारी वैल्यू रख दो, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, आंसर इज 24। समझ में आया? दोनों मेथड सेम, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में काम किया था वही सेम काम, सेम प्रॉपर्टी Z बार इक्वल टू मॉड Z स्क्वायर। कितने लोगों को प्रॉपर्टी क्लियर हुई? बोलो भाई। यस क्या है, दोनों क्वेश्चन क्लियर हुए? दोनों मतलब मेथड समझ आए? सेम ही मेथड है, मेथड में दोनों अंतर नहीं, बस देखने का तरीका अलग अलग है। बोलो भाई। नोट कर लीजिएगा दोनों क्वेश्चन, दोनों प्रॉपर्टी। इसके बाद की चीज नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, है ना? नेक्स्ट क्लास में इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस लेंगे और आर्ग्यूमेंट कैसे कैसे होता है वो बताएंगे, ठीक है? यस नोट हो गया? यस सर।